ये मेरा आदेश है कि सीरिया पर से सभी सैंक्शंस हटाए जाएं ताकि उन्हें भी ग्रेटनेस चखने का मौका मिले। मैं सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का जश्न मनाने आई हूँ। प्रतिबंधों से सिर्फ सीरियाई लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार का नहीं। इसका हटना एक शानदार बात है और इसमें मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। सीरिया में अब एक बड़ी आर्थिक उछाल आने वाली है। ये वीडियोस सीरिया से हैं। दमिश्क की सड़कों पर जश्न का माहौल है, लोगों की जान में जान आई है, लोग खुश हैं, नई उम्मीदें हैं। लोगों के साथ सीरिया के हुक्मरान भी खुश हैं। आप जानते हैं ऐसा सीरिया में कम ही होता आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील में लिखा था, डील्स आर माई आर्ट फॉर्म। डील करना मेरी कला है। दूसरे लोग कैनवस पर रंग भरते हैं या कागज़ पर शायरी, मुझे समझौते पसंद है, बड़े भारी समझौते। यही करके मुझे मज़ा आता है। 14 मई को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप की मुलाकात हुई सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से। तस्वीरें देखिए। कमरे के बीचों बीच ट्रंप और शरा आमने सामने बैठे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS भी मौजूद हैं। इस बातचीत के हिस्सेदार तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन भी थे। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने बताया कि वो टेलीफोन से जुड़े थे। ये दिन सीरिया के लिए ऐतिहासिक था। 25 साल बाद अमेरिका और सीरिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हो रही थी। पिछली बार ऐसा साल 2000 में हुआ था। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मुलाकात सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद से हुई थी। लेकिन ट्रंप और अहमद अल शरा की मुलाकात से एक दिन पहले 13 मई का दिन सीरिया के लिए इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक था। 13 मई को ट्रंप ने दुनिया के सामने और MBS के सामने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। पूरी दुनिया चौंक गई। सीरिया पर से सारे प्रतिबंध हटाने का फैसला सुनाया गया। ट्रंप ने कहा कि हम सीरिया को ग्रेटनेस चखने का एक मौका देना चाहते हैं। ये मेरा आदेश है कि सीरिया पर से सभी सैंक्शंस हटाए जाएं ताकि उन्हें भी ग्रेटनेस चखने का मौका मिले। लेकिन ग्रेटनेस की ओर धकेलने का यह फैसला सिर्फ ट्रंप के मन की उपज नहीं थी। इसके पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की सिफारिश थी और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की भी। ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये बात खुद कबूली है। तो आज के शो में हम जानेंगे ट्रंप ने सीरिया पर से प्रतिबंध क्यों हटाए, इस फैसले में किसका फायदा है, सऊदी के प्रिंस MBS का इसमें क्या रोल है, अमेरिका ने अब तक सीरिया पर कौन कौन से सैंक्शंस लगाए थे और अब आगे क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India, Higher and Candid. ट्रंप ने सीरिया पर लगी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया है, लेकिन सीरिया पर पाबंदियां लगाई क्यों गई थीं? इन सब की शुरुआत 1979 में हुई। तब अमेरिका ने इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश यानी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया और यहीं से सब कुछ बंद होने लगा। हथियारों की बिक्री रुकी, विदेशी सहायता बंद की गई, विदेशी आर्थिक सहयोग काट दिया गया। 2004 में एक और मोड़ आया। तब के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने कहा, सीरिया आतंकवादी गुटों को पनाह दे रहा है। इस आरोप के बाद पाबंदियों की नई सूची निकली, लेकिन असली हमला 2011 से शुरू हुआ। क्या हुआ था 2011 में? मार्च 2011 अरब स्प्रिंग ने सीरिया में दस्तक दी। सीरिया के दक्षिणी शहर डेरा में कुछ नौजवानों ने सीरियाई हुकूमत के खिलाफ नारे लिख दिए। मंजर मिस्र और ट्यूनीशिया जैसा ही था। युवा सड़कों पर थे, मांग थी सिर्फ सुधार की, पर जवाब मिला गोलियों से। डेरा में कुछ लोग मारे गए। फिर जो आग लगी उसने पूरे मुल्क को घेर लिया। गरीब इलाकों में विरोध बढ़ा। अलग अलग इलाकों से विद्रोही संगठन खड़े हुए। सेना में खुफिया एजेंसी, मुखबिरात के एजेंट तैनात किए गए। इसी बीच विद्रोहियों में फूट पड़ी। कोई लोकतंत्र के लिए लड़ रहा था, कोई इस्लामी शासन के लिए, कोई पश्चिम से मदद मांग रहा था तो कोई इस्लामिक स्टेट के झंडे तले लड़ाई चाहता था।
असद का कंट्रोल कुछ हिस्सों पर ही था, उत्तर, पूरब और दक्षिण के कई हिस्से हाथ से निकलते चले गए। इन सब ने असद से ज्यादा आपस में ही लड़ाई की। असद के खिलाफ एकजुटता टुकड़ों में बंटती गई। इसी खाली जगह में इराक से निकलकर सीरिया में दाखिल हुआ ISIS। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पर इस जंग को सिर्फ सीरियाई चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसका एक बड़ा फ्रेम है पूरा मिडिल ईस्ट। जब ये लड़ाई शुरू हुई उस वक्त अमेरिका की ताकत ढलान पर थी। इराक में अमेरिका को नाकामी हाथ लगी। 2008 की आर्थिक मंदी का असर था और बराक ओबामा नो वॉर नीति पर चल रहे थे। अमेरिका अपने पुराने सैनिक ठिकानों से पीछे हट रहा था। उधर रूस एक नई चाल चल रहा था। रूस ने पिछले 30 सालों की गैर मौजूदगी के बाद दोबारा अरब सरजमीन पर कदम रखे। उधर ईरान, तुर्की और खाड़ी देशों को मौका मिला। इस नई कोल्ड वॉर में 2 ध्रुव बने। सऊदी अरब बनाम ईरान, एक सुन्नी एक शिया, और इनके बीच बसा सीरिया। मिडिल ईस्ट में नई ताकतों का जन्म हुआ। कहीं अलकायदा, कहीं PKK। हर ग्रुप ने मोर्चा खोल दिया। बराक ओबामा अपने चुनावी कैंपेन में इराक युद्ध के खिलाफ प्रचार करके आए थे। अमेरिकी जनता अब युद्ध नहीं चाहती थी। ओबामा का एजेंडा था ट्रुप्स वापस बुलाओ, छवि सुधारो और दुश्मनों से बात करो। 2009 में वो मिडिल ईस्ट दौरे पर गए। इजिप्ट की राजधानी काहिरा और तुर्की की राजधानी अंकारा में दिए गए उनके भाषणों में यही लहजा था कि हम सबके लिए फैसले नहीं ले सकते। इसी दौरान इजराइल फिलिस्तीन वार्ता को फिर से शुरू करने की नाकाम कोशिश की गई। ईरान के लिए उन्होंने सीधे वीडियो संदेश भेजा। रूस से संबंध रीसेट की बात की। सीरिया को लेकर भी अमेरिका की नीति बदली। असद से दूरी कम की गई। 5 साल बाद दमिश्क में दूतावास खोला गया। इसका मकसद था इराक में शांति के लिए सीरिया को मनाना, ताकि वहां से फिर से जिहादी न भेजे जाएं। पर यह सारी कूटनीति उस वक्त चकनाचूर हो गई जब सड़कों पर खून बहना शुरू हुआ। 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद ने विरोध की आवाज सुनने के बजाय अपने ही लोगों पर हिंसक कार्रवाई करनी शुरू की। सीरिया की फौज ने बगावती इलाकों पर मिसाइलें दागी, टैंक चलाए और सबसे डरावनी बात, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क के उपनगर घौटा में सैकड़ों लोग सरीन गैस से तड़पते हुए मारे गए। पश्चिमी देशों का गुस्सा फूट पड़ा। अगस्त 2011 में बराक ओबामा ने सीरियाई सरकार की तमाम संपत्तियां फ्रीज कर दी। अमेरिकी नागरिकों को सीरियाई सरकार से व्यापार करने से मना किया गया। रियाई तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात प्रतिबंधित किया गया। कुछ ही महीनों बाद फरवरी 2012 में अमेरिका ने दमिश्क स्थित अपना दूतावास बंद कर दिया। राजदूत रॉबर्ट फोर्ड को वापस बुला लिया गया। उस वक्त सीरियाई सेना होम्स शहर को घेर कर तबाह कर रही थी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय संघ यानी EU ने भी मार्च 2011 से लेकर अब तक सीरिया पर एक के बाद एक कई राउंड में पाबंदियां लगाईं। असद सरकार की संपत्तियों को फ्रीज किया गया। असद समर्थकों पर ट्रैवल बैन लगा। ऐसे उपकरणों पर पाबंदी लगी जिनसे प्रदर्शनकारियों की जासूसी की जा सके। सीरियाई तेल के आयात पर रोक लगे। तेल निकालने वाले उपकरणों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगे। 2013 में EU ने एक नया मोड़ लिया। अप्रैल में यह फैसला हुआ कि सीरियाई विद्रोही समूहों से कच्चा तेल खरीदा जाएगा। मकसद था उन्हें आर्थिक सहारा देना। फ्रांस और ब्रिटेन के दबाव में EU ने जून 2013 में अपने ही हथियार प्रतिबंधों के कुछ हिस्से खत्म कर दिए, यानी विद्रोहियों को अब यूरोप से मदद मिलने लगी। जुलाई 2013 में EU ने लेबनान के मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह की सशस्त्र शाखा को आतंकी संगठन घोषित किया। वजह, हिजबुल्लाह के लड़ाके असद सरकार के लिए सीरिया में लड़ रहे थे। 2019 में अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ एक और बड़ा हमला बोला। सीजर एक्ट नाम एक फौजी फोटोग्राफर से लिया गया था जिसने सीरियाई जेलों में हो रही बर्बरता की हजारों तस्वीरें लीक की थी। इस कानून के तहत सीरियाई सरकार की विदेशी संपत्तियां जब्त की गईं। सीरियाई तेल और गैस पर व्यापक प्रतिबंध लगे। विदेशी कंपनियों में सीरिया में व्यापार करने पर अमेरिकी कार्रवाई का डर पैदा हुआ। इस कानून का असर बहुत दूर तक गया। लेबनान, ईरान, UAE, रूस तक की कंपनियां डरने लगीं कि कहीं वो भी अमेरिका की निगरानी में न आ जाएं। बशर अल असद की सरकार दुनिया से कट गई। सीरिया की इकोनॉमी रसातल में चली गई। करेंसी टूट गई। महंगाई आसमान छूने लगी। आर्थिक तंगी तो थी ही, इस जंग ने सीरिया की एक पूरी पीढ़ी को निगल लिया। मरने वालों की तादाद 6,20,000 तक मानी जाती है। ये उस मुल्क की बात है जिसकी जंग से पहले आबादी सिर्फ 2,20,00,000 थी। ये गिनती अभी अधूरी है। हजारों लोग अब भी गुम हैं। उनके नाम किसी आंकड़े में नहीं आते। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस दावा करते हैं कि असद की जेलों में कम से कम 85,000 लोगों को मार डाला गया। इन लाशों की कोई गिनती आधिकारिक आंकड़ों में नहीं है। ये जंग 2024 में खत्म हुई।
27 नवंबर 2024 को सीरिया के इदलिब पर HTS हयात तहरीर अल शाम नाम के एक संगठन ने अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर हमला बोला। 2 दिन में अलेप्पो शहर पर कब्जा हुआ, फिर हमा शहर और फिर 7 दिसंबर की रात को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा हो गया। 8 दिसंबर की सुबह तक बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग चुके थे। अब सीरिया में सत्ता थी HTS के हाथ में और HTS के मुखिया थे अहमद अल शरा। इन्हीं को पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था, जिसे 2013 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। अमेरिका ने जुलानी के नाम पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, हालांकि अब उसे हटा दिया गया है। 2005 में अमेरिकी सेना ने उसे बक्का नाम के एक डिटेंशन सेंटर में कैद किया। वहीं उसकी मुलाकात हुई अबू बकर अल बगदादी से, वही बगदादी जिसने ISIS की नींव रखी। लेकिन शरा ने अलग रास्ता चुना, उसे बगदादी ने सीरिया भेजा था, मगर कुछ सालों बाद उसने अपने रास्ते अलग कर लिए। HTS को अल-कायदा और ISIS से काट दिया, दुनिया को दिखाने के लिए कि अब हम अलग हैं। अब हम सिर्फ जिहाद के लिए नहीं, सीरिया के लिए लड़ रहे हैं। शरा का अतीत अब भी पीछा करता है। 2013 में उसने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था, मुंह ढका था, पीठ कैमरे की ओर थी, कहा था सीरिया में शरिया कानून होना चाहिए। 2021 में वो फ्रंटलाइन को इंटरव्यू दे रहा था, अब चेहरा खुला था, सूट में था और कह रहा था बेकसूर लोगों की हत्या गलत है। जब उससे पूछा गया कि 9/11 पर उसे कैसा लगा था, तो उसका जवाब था कोई भी ये कहे कि उसे खुशी नहीं हुई वो झूठ बोलेगा। उस वक्त लोगों को अमेरिकी नाइंसाफी और जायनिस्ट समर्थन पर गुस्सा था, लेकिन मासूमों की मौत पर अफसोस जरूर है। लेकिन बाद में शरा ने अपने लिबास बदले, अपना नाम बदला, अपने बयानों की भाषा बदली और फिर सत्ता भी बदल दी। तख्ता पलट के बाद शरा ने सूट पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया को संदेश दिया कि अब एक नया सीरिया होगा। कहा कि अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं, खासकर अलावाइट समुदाय को जो असद सरकार की रीढ़ है। वादा किया गया कि संविधान बदलेगा, लोकतंत्र आएगा और शरिया की भूमिका सिर्फ उलेमा तय करेंगे। लेकिन मार्च 2025 में सब कुछ उलझ गया। सीरिया के तटीय इलाकों में बगावत शुरू हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में सैकड़ों अलावाइट नागरिकों को मार डाला गया और हमलावरों में मुख्य तौर पर HTS के लड़ाके थे। अलावाइट वही लोग थे जिनकी सुरक्षा का वादा शरा ने किया था। तब से लेकर अब तक शरा के इरादों पर शक बना हुआ है। शरा ने सत्ता में आते ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश की। फ्रांस, कतर और सऊदी अरब में मीटिंग्स की, खुद को कट्टरपंथ से दूर बताया, यहाँ तक कि इजराइल से भी परोक्ष बातचीत की कोशिश की ताकि अमेरिका को ये यकीन दिलाया जा सके कि शरा एक स्टेबल पार्टनर है। फिर भी सवाल बना रहा कि क्या वो वाकई बदला है या सिर्फ वेशभूषा बदली है। लेकिन ट्रंप ने अब उन पर वैधता का ठप्पा लगा दिया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अमेरिका में ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता था। सैंक्शंस हटाने का फैसला व्हाइट हाउस से सीधा निकल सकता है। कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं और ट्रंप ने वही किया। उन्होंने कहा, ओह व्हाट आई डू फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी सऊदी अरब प्रिंस के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं और यही कड़ी है असली डील की। ट्रंप पहले ही सऊदी के साथ निजी संबंधों के लिए चर्चित रहे हैं। अब उनके राष्ट्रपति बनने के बाद MBS ने सीधे दखल दिया, साथ में तुर्की के एर्दोवान ने भी। दोनों ने ट्रंप से अपील की कि अहमद अल शरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। सऊदी, कतर और UAE पहले ही HTS सरकार को मान्यता दे चुके हैं और जवाब में अमेरिका ने न सिर्फ बातचीत शुरू की बल्कि अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक ये संकेत भी दिए कि दमिश्क में ट्रंप टावर बनाने की भी बात चल रही है। शरा ने अभी तक कोई चुनाव नहीं कराया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 5 साल लगेंगे। संविधान अब भी अंतरिम है और इसमें शरिया को केंद्रीय दर्जा दिया गया है। HTS अब भी हथियारबंद है और कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि शरा अब भी पुराने कमांडरों को अहम पदों पर बनाए हुए है। इसके बावजूद सऊदी, तुर्की और अब अमेरिका तीनों इस नए सीरिया के साथ खड़े हैं। हमने ट्रंप के इस फैसले को और बेहतर समझने के लिए जानकार से बात की। उनसे पूछा MBS और एर्दोवान का इस फैसले में क्या हित है, ट्रंप ने उनकी बातें क्यों मानी। सिंपल सी बात है, देखिए वो चाहते हैं तीनों कि ईरान का इन्फ्लुएंस कम हो, खासतौर से सऊदी अरब और अमेरिका चाहते हैं। अगर सीरिया में अफरा तफरी रहेगी और कोलैप्स भी हो सकता है अगर सैंक्शंस नहीं हटेंगे तो ईरान को फायदा होगा। ईरान उसको इस्तेमाल कर सकेगा, उसके गुट हैं वहाँ पे पुराने, और लेबनान में और हिजबुल्लाह को सप्लाई कर सकेगा। ईरान का इन्फ्लुएंस बरकरार रहेगा। सऊदी चाहता है कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सीरिया एक सुन्नी मुल्क है तो उनका उस वजह से भी इन्फ्लुएंस होगा। तुर्की भी चाहता है स्टेबलाइज हो ताकि वो कुर्दों के खिलाफ या कुर्दों को से जो आउटरीच है वो उनको अपने साथ फिर से रिकनसाइल कर सकें, वो कर्डिश प्रॉब्लम खत्म हो जाए।
तो टर्की का कुर्दों के लिए अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि ये मदद करें आईसिस को कंट्रोल करने में वहां पे, और अमेरिका अपने ट्रम्प अपने सिपाही वहां से 2000 जो है निकाल सके सीरिया से, जो आईसिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अमेरिका को उससे भी फायदा है, और वो चाहते हैं कि सीरिया कोलैप्स ना हो अमेरिका, नहीं तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है उनके लिए, फिर वहाँ अजीब अजीब गुट आ जाएंगे जो लेबनान में भी तकलीफ देंगे और आईसिस को भी सपोर्ट करेंगे। ट्रंप ने जैसे ही सैंक्शंस हटाने का ऐलान किया, दमिश्क में जश्न शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की पाबंदियों का मतलब था कोई विदेशी बैंक पैसा नहीं भेज सकता, कोई कंपनी निवेश नहीं कर सकती, देश में पेट्रोलियम, मेडिकल उपकरण, बिजली के पुर्जे तक की सप्लाई में दिक्कत आती थी। अब ये दरवाजे खुल गए हैं। भले ही अमेरिकी कंपनियां सीधे निवेश ना करें, लेकिन सऊदी, तुर्की और कतर अब खुलकर निवेश करेंगे। हमने जानकार से पूछा, सीरिया की इकोनॉमी अब कितनी बदल जाएगी? सीरिया की इकोनॉमी, मेरा ख्याल है ये कि अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि अब सैंक्शंस हट गए हैं। तो यानी कतर भी पैसा डालेगा, सऊदी भी डालेगा, यूएई भी डालेगा, बहरीन भी डालेगा, कुवैत भी डालेगा, सब पैसा डालेंगे वहां पे। कुछ टर्की से भी पैसा आएगा, बहुत रिकंस्ट्रक्शन होगा। उसकी वजह से कुछ सीरियन वापस भी आएंगे जो रेफ्यूजी बने हुए हैं लेबनान में, इधर उधर। सीरिया का अब हाल ठीक हो जाएगा, और जब लोग देखेंगे कि सीरिया की गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ गया है और वहां पे नौकरियां भी हैं, तो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स एक दो जो अभी रूठे हुए हैं, जैसे कि अलावी और द्रूज, वो भी ठीक हो जाएंगे, कुर्द भी ठीक हो जाएंगे। अब सीरिया में स्टेबिलिटी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और लग रहा है कि ये लोग सीरियस हैं, सऊदी और कतर और यूएई और सब, टर्की। तो अब सीरिया के यूं कहिए यूरोप भी करेगा, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी ये भी पैसा लगाएंगे, ये भी चाहते हैं कि ठीक रहे सीरिया, ताकि इनके सीरियन रेफ्यूजीज भी कुछ वापस जा सकें। तो सीरिया के अच्छे दिन आने वाले हैं। सवाल तो ये भी है कि इस बीच इजराइल क्या कह रहा है। ट्रंप का ये फैसला इजराइल को तो कतई रास नहीं आने वाला। अहमद अल शरा को लेकर उसकी राय अब भी वही है। इजराइल अब भी सीरिया में एयर स्ट्राइक्स करता रहता है। 2 मई 2025 को एक धमाका हुआ दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास। इजराइल ने जिम्मेदारी ली, कहा कि ये एक चेतावनी थी, वो दक्षिणी सीरिया में एचटीएस की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर ड्रूज अल्पसंख्यकों के इलाके में। इसी तरह अलग अलग वजहों के बल पर इजराइल हमले करता रहता है, लेकिन अमेरिका अब शरा को उस नज़र से नहीं देखता। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि सीरिया की बात यहीं तक। अब ट्रंप और मिडिल ईस्ट देशों से जुड़ी एक और खबर। कतर के शाही परिवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग्जरी बोइंग 7478 विमान गिफ्ट करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन इस तोहफे ने विपक्ष और उनके करीबियों को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। आगे बढ़ने से पहले बोइंग 7478 प्लेन की खासियत जान लेते हैं। प्लेन की कीमत $400 मिलियन यानी करीबन 3400 करोड़ रुपए है। इसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है और अंदर से देखने में किसी महल से कम नहीं है। ये प्लेन 0.86 मैक यानी लगभग 1062 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। टेक ऑफ वजन लगभग 447 टन है। बाकी हवाइयां तो इसकी तस्वीरें देखकर उड़ ही जाएंगी। बताया जा रहा है कि ट्रंप इस प्लेन का इस्तेमाल एयरफोर्स 1 के ऑप्शन के तौर पर करेंगे। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिशियल विमान होता है। इस पर कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की आलोचना की है। दरअसल अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान है जिसे पारिश्रमिक खंड यानी एमोल्यूमेंट्स क्लॉज के रूप में जाना जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्रावधान का हवाला दिया। ये प्रावधान कहता है, कोई भी निर्वाचित अधिकारी कांग्रेस यानी संसद की मंजूरी के बिना किसी विदेशी राज्य के नेता से किसी भी तरह का कोई भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। उनके समर्थकों को लगता है कि ऐसे में किसी दूसरे देश से मिले ऐसे तोहफे उनकी छवि खराब करेंगे। दक्षिणपंथी टिप्पणीकार बेन शापिरो ने अपने पॉडकास्ट में इसकी आलोचना की। कहा, ट्रंप ने वादा किया था कि वो वॉशिंगटन की गंदगी साफ करेंगे, लेकिन ये जेट वाला प्लान उस वादे के खिलाफ है। ट्रंप ने कहा था कि वो सरकार में भ्रष्टाचार और अमीरों के खास रुतबे को कम करेंगे, लेकिन ये लग्जरी जेट लेने का प्लान उनके उस वादे से मेल नहीं खाता। ट्रंप के समर्थकों को लगता है कि ये कदम उनकी आम लोगों वाली इमेज को खराब करता है और दिखाता है कि वो अमीर लोगों के साथ मिले हुए हैं। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी में जानिए भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी कुछ अपडेट्स। पहला अपडेट, पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज के जरिए रिहाई की जानकारी दी। 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान वो गलती से जीरो लाइन पार करके पाकिस्तान चले गए थे। जीरो लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संवेदनशील हिस्सा होता है, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमाएं
बेहद पास होती हैं। यहीं से पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूनम को हिरासत में ले लिया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक आमतौर पर ऐसी घटनाओं में फ्लैग मीटिंग के बाद 24 घंटे के भीतर जवानों को लौटा दिया जाता है, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बदले हालात में देरी हुई। दोनों देशों में 3 फ्लैग मीटिंग के बाद रिहाई हो पाई है। इसमें 20 दिन का समय लग गया। दूसरा अपडेट, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के केलर में हथियार और कैश जब्त किए गए हैं। 13 मई को यहीं पर सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। तीसरा अपडेट, भारत सरकार ने 14 मई को तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड और चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन पर भारतीय सेना के खिलाफ गलत खबरें फैलाने का आरोप है। इन मीडिया संस्थानों ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले और भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश जैसी झूठी खबरें फैलाई थी। पाकिस्तान की तरफ चीन के दरिया दिली छिपे नहीं है। इसमें 2 नाम और ऐड कर लीजिए, तुर्की और अजरबैजान। पहले बात तुर्की की करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE जैसे देशों से अलग इस्लामी जियोपॉलिटिकल गुट के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के राज में कभी तुर्की धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक विचारों पर जोर देने वाला देश हुआ करता था, लेकिन सैन्य तख्तापलट के बाद इस्लामी विचारधारा उभरी और पाकिस्तान से करीबी बढ़ी। 2003 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एर्दोगन 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तुर्की ने कश्मीर मामले पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। इसी साल फरवरी में एर्दोगन ने कश्मीरियों के साथ खड़े होने की बात तक कह दी थी। इस पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। इसके बदले में पाकिस्तान तुर्की को साइप्रस विवाद पर सपोर्ट करता है। असल में साइप्रस भूमध्य सागर का एक द्वीप देश है। ब्रिटेन से 1960 में इसे आज़ादी मिली। इस अखंड साइप्रस में 77% ग्रीक और 18% तुर्क समुदाय रहते थे। 1974 में ग्रीस के समर्थन से साइप्रस में सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई। तब तुर्की ने साइप्रस में अपने समुदाय की रक्षा के लिए नॉर्थ साइप्रस पर हमला कर दिया और अखंड साइप्रस में से 37% भूभाग पर कब्जा कर लिया। तब से साउथ साइप्रस नाम से एक अलग देश है, जबकि तुर्की अपने अधीन वाले हिस्से को नॉर्थ साइप्रस नाम देकर अलग देश के तौर पर मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश नॉर्थ साइप्रस को मान्यता नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही साइप्रस विवाद में ग्रीस के खिलाफ तुर्की का समर्थन किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया में दशकों से नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। 27 सितंबर 2020 को दोनों देशों के बीच युद्ध भी छिड़ गया था। एक तरफ भारत आर्मेनिया का मजबूत सैन्य समर्थक बनकर उभरा है, वहीं पाकिस्तान अजरबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान की आपूर्ति करता है। जुलाई 2024 में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने अपना पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन किया था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।